दोस्तों, मैं रामाज्ञा शशिधर संकेतक चैनल पर आपका अभिवादन। बनारस की गलियों की श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने गली कूचे की एक और कहानी। यह कहानी है बनारस की सड़क और साहित्यकार से जुड़ी हुई। साहित्यकार भी कोई बेनामी गुमनामी से जुड़ा हुआ नहीं, नामवर साहित्यकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक नामवर सिंह की। नामवर होने के लिए बेनाम गलियों से गुजरना पड़ता है और उन गलियों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, नामवर के पीछे चलते हैं। आज नामवर सिंह के पीछे चलने वालों की कतार बनी हुई है, लेकिन उन गलियों में जिन लोगों ने नामवर सिंह को नामवर सिंह बनाया, उधर किसी का ध्यान नहीं है। यह दुनिया का फितूर है। यहाँ तक कि जो लेखक अपने को जनता से, जन से, गली कूचे से जुड़ा हुआ कहता है, उसका भी यही फितूर है कि वह शक्ति केंद्र के पीछे चलता है। लेकिन मैं आज आपको नामवर सिंह की वह कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कहानी अनछपी है, बहुत कम जानी गई है और केवल गलियों और कूचों के वे लोग जानते हैं जो इतिहास के और साहित्य के हिस्से नहीं हो पाते हैं। नामवर सिंह के छात्र का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। उनके छोटे भाई काशीनाथ सिंह ने नामवर सिंह पर लिखते हुए विस्तार से उनकी गर्बीली गरीबी का चित्रण किया है और घर का जोगी जोगड़ा जैसी किताब में नामवर सिंह को एक हीरो के रूप में, एक संघर्षशील हीरो के रूप में खड़ा किया है। लेकिन नामवर सिंह छात्र जीवन में एक चाय वाले से, एक किताब वाले से किस तरह से जुड़े हुए थे और किस तरह से उनका निर्माण हुआ था, ये कहानी आज लेकर मैं आपके सामने हूँ। यह कहानी है बनारस की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल की। जी हाँ, वहाँ दो मोहल्ले हैं। एक मोहल्ला है 80 और दूसरा है लंका। 80 जाना माना नाम है, तुलसीदास से भी यह जुड़ा हुआ है और बनारस के घाटों में इसका अपना एक महत्व है। काशीनाथ सिंह ने उस 80 की एक चाय की अड़ी पर किताब लिखी और फिल्म बनाई, इसलिए भी 80 मोहल्ला जाना जाता है। और पिछले दिनों तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक चाय की दुकान पर आकर वहाँ चाय पी और वह चाय वाला इतना फेमस हो गया कि अब केवल प्रधानमंत्री के भक्त ही वहाँ बैठा करते हैं। साहित्यकारों, लेखकों, कवियों का जखीरा वहाँ से धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन मैं उस चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं नामवर सिंह की और नामवर सिंह के छात्र जीवन में जिस चाय वाले ने उन्हें चाय ही नहीं पिलाई, उनके छात्र जीवन को खड़ा होने में सहयोग किया, उनकी आइडियोलॉजी को बनाने में सहयोग किया। कारण क्या है? कारण है कि चाय वाले और किताब वाले दोनों के घर में पिछले सप्ताह शोक घटित हुआ है। नामवर सिंह का दोनों के घरों से घर जैसा रिश्ता था। दोनों के घरों से वे आए हुए खाने को खाते थे और दोनों के घरों की चाय पीते थे। नामवर सिंह का सुख दुख का रिश्ता था दोनों घरों से। छात्र जीवन में ये चाय वाले और किताब वाले ने नामवर सिंह की फटी हुई जेब या कमज़ोर जेब का हमेशा ध्यान रखा। किताब वाले ने उधार की किताब दी और चाय वाले ने हमेशा फ्री की चाय पिलाई। सिर्फ इतना ही नहीं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पोई की केदार मंडल की चाय की दुकान पर नामवर जी जब छात्र जीवन में 80 पे आते थे तो केदार मंडल चुपके से ऐसा दोस्त था चाय वाला कि चाय बेचकर 50 पैसे का या 1 रुपये का सिक्का डाल देता था अपने दोस्त, प्रतिभाशाली दोस्त नामवर सिंह की जेब में। तो ये जो दुनिया है, यह अनूठी दुनिया है जिसे हमें जानना चाहिए। दोस्तों, मैं इन दोनों पर अपनी बातों को आज केंद्रित करना चाहता हूँ। 80 चौराहा, जहाँ पर चौराहे के ठीक सामने एक 360 डिग्री का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आने जाने वाले पर
विश्व सभ्यता की गहरी नज़र बनी रहती है। वह चौराहा जाम से भरा हुआ है। एक तरफ जहां धूमिल बैठते थे वो चाय की दुकान है, आधी परचून की दुकान में बदल गई है। बगल में भंग की लस्सी की दुकान है और ठीक उसी के सामने पोई की चाय की दुकान है। कौन है पोई और क्या संबंध है नामवर जी का उस दुकान से? असल में पिछले सप्ताह पोई की माता जी का देहांत हो गया। पोई की माता जी नामवर जी के लिए पराठा बनाती थी, चूड़ा मटर बनाती थी और चाय बनाती थी। असल में वो केदार मंडल की पत्नी थी। कौन थे केदार मंडल? नामवर जी के बचपन के दोस्त। चाय वाला ही नहीं, एक इनकलाबी नौजवान। वह चौराहा जहां लाल झंडा टंगता था, जहां पर रुस्तम सैतीन जैसे क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आया करते थे, जहां से नामवर सिंह और उनके समस्त साथियों का रोज का बैठका लगता था, जहां वे ट्रेनिंग लेते थे, जहां से वे तय करते थे कि छात्र नामवर सिंह अब चुनाव भी लड़ने वाले हैं चंदौली से। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के संघर्ष का, ज्ञान संघर्ष और सपने का कैसा गठबंधन था। अब वो चाय की दुकान जो है वह नामवर जी के साथी केदार मंडल बहुत पहले गुजर गए, लेकिन उनकी पत्नी जीवित थी यहाँ, और वह भी पिछले सप्ताह गुजर गई। अब उनके गुजरने से जाहिर है कि पोई शोक में है। जब मैं पोई की दुकान में गया और पोई से मुलाकात की तो देखा कि काशीनाथ सिंह और पोई की एक तस्वीर टंगी हुई है, दूसरी तरफ केदार मंडल की तस्वीर टंगी हुई है, तीसरी तरफ मैंने देखा कि हजारों सैकड़ों की संख्या में वे पुतले हैं, उन पुतलों की तस्वीरें हैं जो कभी उस पीपल के पेड़ पर लगाए जाते थे, जलाए जाते थे। यानी वो चौराहा पुतला, लोकतंत्र का पुतला जलाओ चौराहा था। आज यह शहर पुतला जलाकर नहीं, मुर्दा जलाकर अपनी पीठ ठोकता है। एक शहर जो पुतलों को जलाने से लोकतंत्र बनाता था नामवर सिंह के समय में और केदार मंडल के समय में, आज वह केवल मुर्दा जलाकर और उसकी उपस्थिति दर्ज करके लोकतंत्र के बचाने की बातें करता है। तो इस बदले हुए माहौल में मुझे लगा कि मैं नामवर सिंह के उस छात्र जीवन की बात करूं, उस बनारस की बात करूं, उस 80 चौराहे की बात करूं जहां पर यह दुकान धड़कती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नामवर सिंह और केदार मंडल का बहुत गहरा रिश्ता था। नामवर जी का बगल में लोलार कुंड में पुराना घर था जो अब नहीं है, वे बेचकर सारे भाई वहाँ से चले जा चुके हैं। इसलिए उस दुकान पर उठना था, बैठना था, और नामवर जी आइडियोलॉजी की बातें होती थी। आइडियोलॉजी के लोग वहाँ पर आइडियोलॉजी की बहसें करने के लिए लोग जुटते थे वहाँ पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस घर में शोक हुआ है, 107 साल की पोई की माताजी हैं। नामवर जी को पोई अपने पिताजी से ज़्यादा सम्मान आज भी देता है। ज्ञानेंद्र पति ने उस पोई पर एक कविता लिखी है, संत पोई। ज्ञानेंद्र पति भी वहां पर बैठते रहे हैं। काशीनाथ सिंह तो लंबे समय तक उस दुकान पर अपना जन्मदिन मनाते रहे थे। ये और बात है कि काशीनाथ सिंह ने कहानी तो कहीं और दूसरी दुकान से उठाई, और वह दुकान जो जद्दोजहद की दुकान थी, अनेक तरह की विचारधाराओं की टक्कर की थी, अब वहां पर एक विचारधारा का कब्जा हो चुका है। लेकिन ये जो पोई की दुकान है वो साहित्यकारों की दुकान रही है। त्रिलोचन वहां पर आकर बैठते थे, धूमिल वहां पर बैठते थे आकर के। विश्वनाथ त्रिपाठी जी से दिल्ली में जब मेरी बातचीत हुई और मेरे गुरु मैनेजर पांडे से, तो वे बताते थे कि हम लोग भी नामवर जी के साथ वहां बैठते थे। केदारनाथ सिंह बैठते थे वहां पर, और न जाने कितने लेखकों, कलाकारों का वह अड्डा रहा। और वह चाय की दुकान अंग्रेजों की चाय बेचने के लिए नहीं खुली थी, बल्कि वहाँ कुछ बेरोजगार नौजवान नए सपने को लेकर के, विचारधारा और संगठन को लेकर बदलाव चाहते थे और चाय पीते थे। और चीनी और चाय के पैसे नहीं होते थे उस दौर में, तो चीनी, चाय और दूध के पैसे निकालने के लिए कुछ चाय बेचने का उपक्रम शुरू हुआ, जिसकी सलाह नामवर जी ने भी दी और दूसरे साथियों ने, रुस्तम सैतीन और दूसरे साथियों ने भी दी, और केदार मंडल की दुकान धीरे धीरे
चल निकली। आज वह दुकान है, कल वो नहीं रह सकती है, क्योंकि बनारस अब क्योटो में बदल रहा है और जहां पर साधारण था वहां असाधारण घटित हो रहा है। कोई गली दूसरी सुबह रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई गली, किसी गली का कोई हेरिटेज दूसरे दिन रहेगा कि नहीं रहेगा, यह तो सिर्फ वही जानता है जो इस डेमोक्रेसी को चलाता है। तो ऐसे दौर में नामवर जी की चूड़ा मटर खिलाने वाले हाथ नहीं रहे हैं। 100 साल की माता जी पोई की गुजर चुकी हैं और ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये खबर किसी अखबार में, किसी टीवी में, किसी साहित्यिक गतिविधि में नहीं आ सकती है। पोई संघर्षशील है, पोई के बच्चे बेरोजगार हैं, वे सड़क पर हैं और आलम तो यहाँ तक है कि पोई जिन साहित्यकारों की तरफ गर्दन उठाकर देखता है तो अब वे साहित्यकार भी जो अब एकेडमिक्स की दुनिया में हैं, ताकत की दुनिया में हैं, कई बार नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह के चलते उनके पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान कर देते हैं। अभी पोई ने बताया था पिछले दिनों कि एक हिंदी के अध्यापक ने, जिसे नामवर सिंह ने नियुक्त किया, उस अध्यापक ने पोई की बेटी का एक साक्षात्कार में जबरदस्त नुकसान इसलिए कर दिया क्योंकि काशीनाथ सिंह और नामवर सिंह का प्यार पोई को मिलता है। तो क्रूरता इस स्तर तक भी है। ऐसे में वह अनपढ़ पोई जो छात्र आंदोलन का नेता रहा, पोई के बारे में आप जानेंगे तो हैरानी से भर जाएंगे आप कि वह शहर और मोहल्ले के जितने काम होते थे सारे कामों को वह निस्वार्थ भाव से जिंदगी भर करता रहा। वह सड़क का एक्टिविस्ट रहा। किसी की पाइप टूटी है, किसी को बल्ब चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, हर धरने का वहां 24 घंटे साजो सामान रहता था। आज तो संसद से सड़क तक में पर सांस लेना मुश्किल है। डिजिटल पर ही सारे क्रांतिकारी हैं, ऑनलाइन क्रांतिकारियों की बहार का ये दुनिया है। तब मैं देखता हूं वहां पर कोई धुंधली सी तस्वीरें जिसमें नेताओं के पुतले जले हैं, महंगाई के पुतले, बेरोजगारी के पुतले और करप्शन के पुतले, सांप्रदायिकता के पुतले जल रहे हैं। और जब ये पुतले जलते हैं तब डेमोक्रेसी बचती है। और ये है बनारस की बेनाम गली जो नामवर को पैदा करती है। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं कि दूसरी जगह भी शोक की घटना घटित हुई है। जो हाथ नामवर सिंह को किताब पढ़ाता था वह कल गुजर गया, वह नहीं रहा। दो भाई थे लंका पर। किताब की दुकान का नाम यूनिवर्सल बुक हाउस। अब यूनिवर्सल बुक हाउस एक ऐसी किताब का नाम है जिस किताब की दुकान की बुनियाद रखी गई थी महामना मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सपनों के दौर में। जब विद्यार्थी लंका पे आते थे तो तब बिल्कुल सुनसान इलाका था लंका का, और इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं थी, न इतनी भीड़ थी, न इतनी दुकानें थी, और विद्यार्थियों की चौकियां लगती थी, एक दो चाय की दुकानें थी, नारे लगाने के लिए यहाँ प्रैक्टिस हुआ करते थे, और एक दो खाने पीने की दुकान थी, और तब कुछ किताब की दुकानें थी और किताब खरीदने के लिए विद्यार्थी आते थे। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 लाख के आसपास विद्यार्थी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षा लेते रहते हैं। लेकिन लंका पर आप सैकड़ों की संख्या में दवा की दुकानें देखेंगे, सैकड़ों की संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, खोमचे वाले आप देखेंगे, पिज्जा बर्गर की दुकानें देखेंगे, लेकिन किताब की दुकानें खत्म होती जा रही हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो किताबों के खिलाफ है। जिस देश में यूनिवर्सिटी के सामने किताबों की दुकानें नहीं हो, आप सोच सकते हैं, और किताबों से प्रेम नहीं हो, असल में मोहब्बत नहीं हो, और आने जाने वाले, मैं देखता हूं कि यूनिवर्सल जो बुक हाउस है वो नामवर जी का दूसरा अड्डा था। नामवर जी वहाँ बैठते थे, मेरे गुरु मैनेजर पांडे ने बताया, वे बैठते थे, विश्वनाथ त्रिपाठी बैठते थे, अनेक संस्मरण उस दुकान से जुड़े हुए हैं। और उस दुकान के संचालक थे त्रिलोकी सिंह और उनके भाई विजय सिंह। त्रिलोकी सिंह तो नामवर जी के रहते गुजर गए, विजय सिंह
अभी अभी गुजरे हैं। विजय सिंह से लगातार मेरी मुलाकात होती रही, जैसे पोई से होती रही, और ये दोनों मेरे अड्डे रहे। और इन अड्डों को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वहाँ नामवर सिंह और अन्य लेखक बैठा करते थे, और मुझे बिहार और दिल्ली से आने के बाद खास करके इन जगहों पे जा कर के अलगाव का क्राइसिस नहीं होता था, संकट नहीं होता था। तो उस दुकान को चलाया त्रिलोकी सिंह ने, और रुस्तम सैटिन ने प्रेरणा दी थी, और तब सड़क पर सोवियत रूस की किताबें बिकती थी। मैक्सिम गोर्की की का माँ उपन्यास, टॉलस्टॉय का उपन्यास, दस्तोवस्की का उपन्यास, इवान टुर्गनेव की किताब, और इस तरह से ना जाने विचार की कितनी किताबें, प्रेमचंद की किताबें वहाँ बिछी रहती थी। ये वो जमाना था कि जब किताबें सड़क पर होती थी और लोग उन पटरियों से किताबें खरीदते थे। धीरे धीरे वहाँ पर किताब की दुकान लगी, और यूनिवर्सल बुक हाउस और कुछ किताबों की दुकानें मशहूर हो गई। नामवर सिंह छात्र जीवन में थे, साधारण थे, बहुत कमज़ोर परिवार से थे, और संघर्ष करते हुए तीनों भाई आगे बढ़ रहे थे। और उनका जो साहित्यिक मंडल था छात्र जीवन में, वह साहित्यिक मंडल वहाँ आता था और बताते थे विजय जी कि आधी दुकान आगे से जो थी वहाँ किताबें होती थी विद्यार्थियों के लिए, और पीछे के हिस्से में नामवर जी और उनके साथी बैठते थे। खाना नहीं बनता था, कभी कभी भूख लगती थी तो पीछे में बर्तन रखा रहता था, सब मिलकर खिचड़ी बना लेते थे, कभी चावल बना लेते थे, और खाना उसी के पीछे में खाते थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नामवर जी का मेस था पिछला हिस्सा। और यह संस्मरण मुझे मैनेजर पांडे जी ने भी बताया कि किस तरह नामवर जी आते थे। विजय जी ने भी बताया मुझे। बात तो यहाँ तक है, संस्मरण में शामिल है, मुझे मालूम नहीं कि कहीं लिपिबद्ध है कि नहीं है, कि नामवर जी को उस दौर में, बेरोजगारी के दौर में पैसे नहीं थे और पढ़ने के इतने शौकीन थे नामवर जी। हम सब जानते हैं कि नई से नई किताब और साधारण से साधारण आमद वाली किताब को सबसे पहले नामवर जी पढ़ना चाहते थे। अपने छात्र जीवन से ही ये वो लत लगी जो अंतिम समय तक बनी रही। आपने टेलीविज़न पर सुबह सवेरे में देखा होगा कि मेरे जैसे नौजवान की किताब जब बुरे समय में नींद आई कविता संकलन आया तो उन्होंने पढ़ा और उस पर ज़बरदस्त टिप्पणी दी। जबकि नामवर जी के लिए नई पीढ़ी को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं था। तो बचपन में जो बीज पड़ता है, छात्र जीवन में जो बीज पड़ता है, बनारस में जो बीज पड़ा, वह कैसे दिल्ली तक और देश तक विकसित गया, उसका पिछला हिस्सा, उसका अंधेरे का हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। त्रिलोकी जी के यहाँ नई नई किताबों को पढ़ते थे तो पढ़ने के कई तरीके थे। विजय जी बताते हैं कि कुछ किताबें तो त्रिलोकी जी नामवर जी को मित्रवत अलग से दे देते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, और नामवर जी पढ़ के दूसरे दिन तीसरे दिन लौटा देते थे। और कुछ किताबें जो नामवर जी अपने लिए रखना चाहते थे तो उधार भी वहाँ मिलता था। आज के दौर में बैंक की कंपनियां कार के लिए लोन देती हैं और मोबाइल के लिए लोन देती हैं, टीवी और फ्रिज के लिए लोन देती हैं। किताब के लिए मुझे मालूम नहीं कि कोई उधारी चलाता है कि नहीं चलाता है, लेकिन वो ज़माना था कि उस किताब दुकानदार भी मिशनरी होता था और वह भी चाहता था कि एक देश, एक समाज और उसके नौजवान आए। याद रखिएगा कि वह नेहरू का ज़माना था, वह नेहरू भारत के निर्माता थे, उसका